हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एमजे। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है बोलने वाला सुनहरा पक्षी। हाँ दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे सबसे पहली नोटिफिकेशन आप ही को मिले। एक छोटे से गांव में रमेश और उसके दादी रहते थे। रमेश के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। रमेश को उसके दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश काफ़ी होशियार और ईमानदार इंसान था। वो मेहनत करता और खुद का भी पेट पालता और दादी का भी। उसी गांव में सेठ जी, उनका बेटा राहुल, उनकी बेटी गीता और उनकी धर्मपत्नी सीता रहते थे। वो चारों अपने घर में हंसी खुशी से रहते थे। सेठ जी की पत्नी सीता काफ़ी नेक दिल औरत थी, जबकि सेठ जी की नीयत और नज़र हमेशा दूसरों के माल के ऊपर रहती थी। वो चाहते थे कि उस गांव में उनसे बड़ा कोई धनवान ना हो। वो सिर्फ उस गांव में खुद को ही धनी मानते थे, किसी और को वो धनवान नहीं देखना चाहते थे। वो दूसरों के पास जो भी चीज़ आती उसके ऊपर सेठ जी की नज़र रहती थी। वो देखता है कि नदी के किनारे एक सुनहरी कलर का पक्षी, जिसकी चोंच लाल है, उसकी कलगी लाल है, उसके पंख थोड़े से नीले हैं और वो नदी के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा है। और वो देखता है और कहता है, अरे ये क्या, ये पक्षी यहाँ पर किस तरह से, ये गिर गया या मर गया? उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो पक्षी की तरफ चलते चलते वहाँ पर रुक जाता है और सोचने लगता है, इस पक्षी को क्या हो गया है, ये पक्षी कितना खूबसूरत है दिखने में। और फिर वो कहता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कि इस पक्षी को ज़रूर किसी ने ज़ख्मी किया है, मुझे इसका इलाज करना चाहिए। और वो फिर उसको बात करते हुए, उसकी तरफ देखते हुए खुद को ही बात करने लगता है। और वो पक्षी को फिर सोचता है कि इस पक्षी को घर ले जाना सही होगा या गलत होगा। और फिर वो निर्णय लेकर उस पक्षी को अपने घर लेकर चला जाता है। रमेश उस सुनहरे पक्षी को लाकर पलंग पर लेटा देता है। तभी उसकी दादी, अरे बेटा, तुम आ गए, और ये साथ में क्या लेकर आए हो, ये सुनहरे कलर का? तभी रमेश कहता है, दादी, ये मुझे मैं जब खेतों में काम कर रहा था, ये नदी के किनारे मुझे वहाँ पर मिला। लगता है इसकी तबीयत ख़राब है, ये काफ़ी बीमार और असहाय लग रहा था। तभी दादी कहती है, बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया, एक पक्षी को उस हालत में, उस अवस्था में वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा, वरना कोई जानवर इसको खा लेता या नोच फाड़ कर इसको मौत की घाट उतार देता। तभी रमेश कहता है, जी दादी, यही सोचकर मैंने उसको घर लेकर आया हूँ। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करूँगा ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपने घर, अपने परिवार के पास जा सके। तभी दादी कहती, हाँ बेटा, इसकी तबीयत का ख्याल रखना। ये तो पक्षियों की ज़बान नहीं होती, वो गूंगे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते।
हमें ऊपर वाले ने बोलने की ताकत दी है, मगर पक्षियों और जानवरों को बोलने की ऊपर वालों ने ताकत नहीं दी है, इसलिए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये कहकर, जी दादी, मैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा और जैसे ही वो ठीक हो जाए मैं उसको उसके घर छोड़ आऊँगा, जंगल में उसको छोड़ आऊँगा। ये कहकर रमेश उस पक्षी का ख्याल रखने उसी गांव में रामू नाम का एक शख्स रहता था और उसका बेटा आकाश, जो रमेश का दोस्त था। रामू सेठ जी के वहाँ काम के लिए नौकर था। रामू देखता है कि उसका बेटा आकाश कहीं जा रहा है। तभी रामू कहता है, अरे बेटा आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी आकाश कहता है, पिताजी, मैं अपने दोस्त रमेश के पास खेलने के लिए जा रहा हूँ। हम साथ मिलकर मस्ती करेंगे, खेलेंगे। तभी रामू कहता है, अरे बेटा, इस तरह की ज़िद क्या करनी? तुम उसके साथ खेलो, मस्ती करो, मगर इस तरह से गिरा पड़ी ना करो। अभी तुम जिस तरह से गिरे उस तरह से खेल कूद में ना गिर जाना, वरना तुमको चोट आ जाएगी। तभी आकाश कहता है, पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं चोटिल नहीं होऊंगा। तभी रामू कहता है, बेटा, शाम होने से पहले घर वापस चले आना। और आकाश अपने दोस्त रमेश के पास। कुछ दिनों में उस पक्षी की तबीयत काफ़ी बेहतर होती है, उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। ये सब देखकर रमेश काफ़ी खुश होता है और वो पक्षी से कहने लगता है, ए प्यारे पक्षी, ए सुनहरे पक्षी, तुम कितने खूबसूरत हो और तुम्हारी तबीयत में भी पहले से काफ़ी सुधार आ चुका है। अब तुम्हें मैं उसी जगह छोड़ूंगा जहाँ से तुम्हें लाया था। ये सब बातें पक्षी देखकर और सोचने लगता है और हैरत में पड़ता है, ये इंसान कौन है और मैं इस जगह कहाँ से आया। और वो अपने आप को काफ़ी विचार करने के बाद फिर और सोचने लगता है और फिर कहता है, ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? ये सब बातें सोचकर कि पक्षी बोल रहा है, रमेश काफ़ी आश्चर्य में पड़ता है और कहता है, ऐ पक्षी, तुम बोल सकते हो? तुम बोलने वाले पक्षी हो? मैंने आज तक ऐसा पक्षी ना देखा ना सुना। ये कहकर पक्षी कहता है, हाँ भाई, मैं बोल भी सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ, मगर तुम इस तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर रमेश कहता है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम बोल सकते हो। मैंने अभी तक ना सुना ना देखा ना कहानियों में पढ़ा कि कोई पक्षी बोल सकता है। तुम बोलने वाले पक्षी हो? पक्षी कहता है, हाँ, मैं बोलने वाला पक्षी हूँ। तुम डरो मत, मैं अच्छा पक्षी हूँ, दूसरे पक्षियों की तरह मैं बुरा नहीं हूँ। ये कहकर पक्षी चुप हो जाता है। रमेश काफ़ी खुश होता है कि उसको एक अच्छा पक्षी मिल गया, बोलने वाला पक्षी मिल गया, और वो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताने के लिए ये सब बातें रमेश गांव वालों में और अपने दोस्तों में बताना चाहता था। लेकिन तभी सुनहरा पक्षी कहता है, अरे रमेश, तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश कहता है, मैं सब गांव वालों में और दोस्तों में बताऊंगा कि मेरे पास सुनहरे कलर का बोलने वाला पक्षी है। उतनी ही देर में उसका दोस्त आकाश वहाँ पर आता है। आकाश ये देखकर कहता है, अरे भाई, ये क्या? ये सुनहरा पक्षी और ये बोल रहा है? वो काफ़ी ताज्जुब से रमेश से कहता है,
रमेश कहता है, हाँ भाई देखो, मेरे पास सुनहरा पक्षी है। ये सुनते ही आकाश चक्कर आकर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद होश आने के बाद वो रमेश से कहता है, अरे भाई ये कितना प्यारा है और कितना सुहाना है, कितना खूबसूरत है। इसकी लाल लाल चोंच, लाल लाल कलगी और सुनहरा कलर कितना प्यारा लग रहा है। पक्षी की बातें सुनकर वो दोनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं। आकाश और रमेश दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और दोनों कहते हैं, हम इस पक्षी से दोस्ती करेंगे और इसके साथ काफ़ी मज़े करेंगे। ये सब बातें सब मिलकर उस गांव में घूमने लगते हैं। आकाश और रमेश तोते के साथ, उस सुनहरे पंछी के साथ पूरे गांव में धिंगाने करते हैं, मस्ती करते हैं। सुनहरे पक्षी से वो दोस्ती कर काफ़ी खुश थे। रमेश कहता है, वाह क्या दोस्त मिला है, इस दोस्त को मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तभी रमेश भी कहता है, हाँ भाई तुम भी मत छोड़ना और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। रमेश और आकाश दोनों की दोस्ती गहरी होती है। तभी सुनहरा पक्षी कहता है, अरे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा पक्षी हूँ? मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं जो कहता हूँ वो सच हो जाता है। आकाश कहता है, सच हो जाता है? ये क्या बात हो गई? कुछ ऐसा कहो जिससे हमको पता चले कि तुम जो कहते हो सच कहते हो। तभी रमेश कहता है, जी हाँ, तुम ऐसा ही कुछ कहो जिससे हमें यकीन हो जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो। तभी जादुई पक्षी कहता है, ऐ मेरे दोस्तों, अभी कुछ देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी, जिससे तुमको पता चलेगा कि मैं सच कहता हूँ। दोनों उसकी देखकर कहते हैं, इतनी धूप है और धूप में कहीं बरसात होगी। जादुई पक्षी कहता है, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं? थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पर अभी बरसात शुरू हो जाएगी। तभी वो देखते हैं कि धूप होते हुए भी आसमान से बारिश शुरू हो चुकी है। दोनों देखते हैं और सुरेश पंछी से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आसमान से बारिश होने वाली है? तभी आकाश भी कहता है, अरे हाँ सुनहरे पंछी और प्यारे पक्षी, तुम्हें कैसे पता कि आसमान से बारिश होने वाली है? यहाँ पर तो सूरज निकला हुआ है, धूप खिली खिली है और फिर भी बरसात हो रही है। तभी पक्षी कहता है, मैं जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ और मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। ये ऊपर वाले की देन है, ये ऊपर वाले की मुझको वरदान है। मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ और वो सच हो जाता है। फिर दोनों बरसात होते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और घर की तरफ दौड़ते हैं। तभी पक्षी भी उनके साथ उड़ने लगता है। सुरेश कहता है, अरे भाई जल्दी भागो, जल्दी घर की तरफ भागो, वरना दादी माँ बहुत डांटेंगी। बरसात में भीग गया तो चलो घर की तरफ चलो। तभी आकाश भी कहता है, हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी चलते हैं घर की तरफ। वहाँ पर पहुँचकर जल्द से जल्द सर कपड़े साफ कर लेंगे। नहीं देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनहरा पक्षी जो कहता वो सच होता। ये देखते ही देखते वो एक छोटे से झोपड़ी में, अच्छे खासे मकान में दोनों दादी और पोता शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं। तभी दादी कहती है, अरे बेटा सुरेश, अब हमने अच्छा खासा घर ले लिया है। मेरा ख़्याल है तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।
ताकि मैं भी अपने दादी होने का फ़र्ज़ अदा कर सकूं। मेरा बेटा और बहू तो रही नहीं, मेरे भी दिन बचे ही कितने हैं। तुम जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि मैं अब सुकून से मर सकूं। तभी सुरेश कहता है, क्या दादी आप भी सुबह सुबह कुछ भी कहती हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चे की शादी देखना है। ऐसे सुबह सुबह कुछ भी बातें कर कर दिन की शुरुआत ख़राब मत कीजिए। और शादी तो मैं जल्द ही कर लूँगा। तभी दादी कहती है, बेटा जल्द शादी कर लो समय पर, वरना ऐसा ना हो कि मैं चली जाऊं और तुम अकेले ही रह जाओ। तभी सुनहरा पक्षी कहता है, दादी आप ऐसा क्यों कह रही है? अभी तो सुरेश को और अमीर बनना है। इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी सुरेश ही होगा। आप देख लेना, उसके लिए इस गांव से तो क्या, दूसरे कई गांव से सुरेश के लिए रिश्ते खुद चलकर आएंगे। ये कहते हुए सुरेश कहता है, देखा दादी, ये पक्षी जो भी कहता है वो सच होता है। आप चिंता ना कीजिए, मेरी शादी होगी और पूरे गांव में किसी की ना हो ऐसी होगी। दादी कहती है, बेटा तुम सच कह रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। सुरेश कहता है, दादी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं वो कर कर आता हूँ। सुनहरा पक्षी कहता है, जी दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी इसके साथ जाऊँगा। और दादी पोते दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुरेश कहता है, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आप खाना खाइए और आराम कीजिए, मैं कुछ काम है वो कर कर आता हूँ। ये कहते हुए सुरेश के पास बोलने वाला तोता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल रही थी। हर एक की ज़बान पे यही बात थी कि सुरेश के पास बोलने वाला तोता है। जो वो तोता कहता है वो सच होता है। इसी से सुरेश इतना अमीर बन गया है। उसके पास पहले क्या था? कुछ नहीं। ये सब बातें पूरे गांव में होती है। गांव की एक औरत दूसरी लड़की से कहती है, अरे बहना तुम्हें पता है सुरेश के पास बोलने वाला तोता है, उसी से सुरेश इतना अमीर आदमी बन गया है। देखो ना, उसके पास पहले क्या था? एक छोटी सी झोपड़ी। तभी दूसरी औरत कहती, एक छोटी सी झोपड़ी? और सुरेश के पास? हाँ, एक छोटी सी झोपड़ी। तभी औरत कहती, हाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी उसके पास, और देखो अब उसके पास कितना खूबसूरत घर है। सुना है सुरेश अब एक नया महल बनाने वाला है। महल? और सुरेश के पास इतना धन कहाँ से आएगा? वो तो एक सादा सीधा मज़दूर आदमी है जो खेतों में जाकर काम करता है, और उससे जो मजदूरी होती है उसी से वो अपना घर चलाता है। तभी दूसरी कहती, अरे तुम कहाँ चली? रुको तो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुरेश के पास एक बोलने वाला तोता है। बोलने वाला तोता? हाँ, उसके पास सुनहरा लाल चोंच वाला बोलने वाला तोता है। जो वो तोता कहता है वो सच होता है। इसीलिए सुरेश इतना अमीर आदमी बन गया है। अमीर आदमी? हाँ, ये सब चर्चा गांव के अंदर होती है। तभी गांव के दूसरे तरफ लोग कहते हैं, हमें वो सुरेश से वो तोता ख़रीद लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें जो कीमत देनी पड़े। शहर के लोगों के दिमाग में यही बातें चल रही थी। तभी शहर से आए हुए दूसरा आदमी कहता है कि हमें वो सुरेश वो तोता क्यों देगा? वो तो उसका अच्छा दोस्त है, वो उसे क्यों बेचेगा? तभी सुरेश से वो तोते की डिमांड करने की रिक्वेस्ट करते हैं।
शहर से आई हुई लड़की कहती है, हमें बहला फुसला कर प्यार से किसी भी हालत पे हमें उस सुरेश से तोता लेना चाहिए। आदमी कहता है, तुम पागल हो गई हो, वो सुरेश का अच्छा दोस्त है, वो तोता जिसकी वजह से सुरेश आज इतना अमीर बन गया है। तभी वो औरत कहती है, यही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो तोता हमारे पास आ जाए तो हम भी चंद घंटों में या चंद दिनों में इससे कई गुना अमीर बन जाएंगे। तब हमें ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदमी कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो, मगर सुरेश हमें वो तोता देगा? नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। तभी वो शहर से आई हुई लड़की कहती है, हमें कोशिश करने में क्या बुराई है, हमें कोशिश करना चाहिए। ये सब बातें गांव वालों के पास चल रही थी। तभी सेठ जी का नौकर रामू सेठ जी के मकान पे आता है और कहता है, मालिक मालिक आपको पता है? मालिक कहते हैं, क्या रामू, क्या पता है? मालिक रामू कहता है, मालिक पूरे गांव में चर्चा है कि मेरा जो बेटा आकाश है उसका एक दोस्त है सुरेश, और सुरेश के पास एक सुनहरा लाल चोंच वाला, सुनहरी पंख वाला, लाल कलगी वाला एक बोलने वाला पक्षी है। और वो पक्षी की ख़ास बात ये है कि वो जो भी कहता है वो सच होता है। देखिए ना मालिक, वो पहले एक सादी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक खूबसूरत और अच्छा सा मकान गांव के भीतर लिया है। ये सब बातें सेठ जी कहते हैं, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश के माँ बाप को गुजरे कई दिन हो चुके हैं। सुरेश एक मजदूरी का काम खेत में करता है और वो इतने जल्दी इतना खूबसूरत मकान कैसे ले सकता है? रामू कहता है, मालिक उसके पास जो सुनहरा तोता है ना, वो जो कहता है वो सच होता है, और उन्होंने ही कहा था कि तुम जल्द से जल्द एक अच्छा और ख़ूबसूरत मकान लोगे, और वो तोता जो कहता है वो सच ही होता है। मालिक कहते हैं, रामू तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक सोच में पड़ जाते हैं। रामू कहता है, मैं कहता हूँ मालिक, आप वो सुनहरा तोता आपके पास ला लीजिए, जिससे आपकी तरक्की जल्द से जल्द होगी और आप इस गांव के सबसे बड़े ज़मींदार और सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। वरना ऐसा ना हो कि सुरेश आपसे बड़ा आदमी बन जाए और आप इस गांव में उससे छोटे रह जाए। ये सब बातें रामू सेठ जी को कहता है और सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। रात का समय होता है। सुनहरा पक्षी और सुरेश दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। रामू की बात का सेठ जी को भरोसा नहीं होता। वो भी उनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि दोनों घूमने के लिए निकले हैं। वो खामोशी से सुरेश का और सुनहरे पक्षी के पीछे पीछे चलते हैं। देखते हैं कि वो रात के समय में घूम रहे हैं। सुरेश, अरे भाई पक्षी, हम कहाँ जा रहे हैं? रात का समय है, हम किधर जा रहे हैं? तभी सुनहरा पक्षी कहता है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा है ना, फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम मेरे साथ चलो। और ये सब बातें सेठ जी और रामू सुनते हैं। वो कहते हैं कि रामू, तुम सही कह रहे थे कि सुरेश के पास बोलने वाला सुनहरा पक्षी है, मैंने अपनी आँखों से देखा। तभी रामू कहता है, देखा सेठ जी, मैं नहीं कहता था कि सुरेश के पास सुनहरा पक्षी है, इसीलिए
वो दिन ब दिन कितना अमीर बनता जा रहा है। देखो उसका घर कितना खूबसूरत है। ऐसे ही चलता रहा तो आपसे कुछ दिनों में और बड़ा आदमी बन जाएगा। सेठ जी कहे तुम फिक्र मत करो रामू, मैं उसके पास से उसका सुनहरा पक्षी जल्द से जल्द ले लूँगा। ये सब बातें रामू और सेठ जी के बीच में हो रही थी। तभी सुरेश कहता है, अरे भाई पक्षी, अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे दूसरे दिन काम पर भी जाना है। तभी सुनहरा पक्षी कहता है, अब तुम्हें काम करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अब तुम खुद सेठ बन जाओगे। इस गांव में सबसे बड़े आदमी तुम ही होगे। ये सब बातें सेठ जी सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं, सुरेश, ओ सुरेश। सुरेश रुक जाता है और देखता है कि सेठ जी उसको आवाज़ दे रहे हैं। सेठ जी कहते हैं, सुरेश, मुझे वो पक्षी चाहिए। वो तुम कैसे दोगे, किस तरह दोगे, मुझे नहीं पता, मगर मुझे वो सुनहरा पक्षी चाहिए। ये सब बातें सुरेश खामोशी से सुनता है और वहाँ से सेठ जी से कहता है, सेठ जी, ये मेरा पक्षी है, मैं आपको नहीं दे सकता। तभी रामू कहता है, तुम सेठ जी की बात को नहीं टाल सकते, तुम्हें इस गांव में रहना है तो तुम्हें सेठ जी की बात को मानना ही होगा। तभी सुरेश कहता है, सेठ जी, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। और सुरेश वहाँ से चलने लगता है। दूसरे दिन सुबह दादी देखती है कि सुरेश थोड़ा चिंता में है और परेशान है। तभी दादी सुरेश से कहती है, अरे बेटा सुरेश, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान और चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने डांटा है? बताओ तो, तुम इतने परेशान और चिंता में क्यों हो? तभी सुरेश कहता है, दादी, मैं क्या बताऊं, रात में मैं और सुनहरा पक्षी घूमने के लिए निकले थे। तभी गांव के सेठ जी हमको वहां पर मिले और सेठ जी ने मुझसे मेरा प्यारा दोस्त, मेरा सखा, मेरा फ्रेंड सुनहरा पक्षी मुझसे मांगा है। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सब बातें सुरेश अपने दादी को बताता है और चक्कर आकर गिर जाता है। दादी बोलती है, सुरेश, उठ जा बेटा सुरेश। दादी से सुरेश फिर वही बातें कहने लगता है। दादी कहती है, इतना बड़ा हो गया है बेटा तू और दिल छोटा कर रहा है, इसका कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ज़रूर निकालेगा, तुम दिल छोटा ना करो। ये सब बातें दादी सुरेश से कहती है। फिर सुरेश कहता है, दादी, मैं चिंता क्यों ना करूं, सेठ जी ने कहा है आज मुझसे आकर मिलो और मुझे ये सुनहरा पक्षी दे दो। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुरेश फिर गुस्सा होने लगता है और फिर वही सब बातें कहने लगता है। दादी कहती है, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम डरो मत, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तुम उसकी फ़िक्र, उसकी टेंशन छोड़ दो और तुम अपने काम पर लग जाओ। ये सब बातें दादी सुरेश से कहती है और सुरेश कहता है, ठीक है दादी, आप कहती हैं तो मैं आपसे काम पर लग जाता हूँ, आप कुछ ना कुछ शाम तक ज़रूर कर लेना। गांव में उसी समय दुष्काल गिर जाता है। गांव में बरसात नहीं होती और बरसात ना होने की वजह से गांव में चारों तरफ सूखा पड़ता है। गांव के लोग जब जंगल, खेत वगैरह देखने जाते हैं तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। और जब सुरेश देखता है, अरे ये क्या, पूरा जंगल सूखा है, इस तरह से तो हमें अनाज मिलेगा ना पानी मिलेगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे।
तभी दादी कहती है, बेटा इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। सुरेश कहता है, हाँ दादी, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। दादी कहती है, इसका हल तो एक ही है, यहाँ पर बरसात होना ज़रूरी है। और सब लोग यही चिंता करते हैं। तभी दादी चक्कर आकर बेहोश हो जाती है। सुरेश आकाश कहता है, सुरेश सुरेश। सुरेश रुक जाता है, क्या हुआ? अरे देखो, दादी बेहोश हो चुकी है। फिर दोनों मिलकर दादी को उठाते हैं। दादी कहती है, अरे बेटा, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। देखो ना, धूप कितनी तेज़ है और बरसात नहीं होने की वजह से झाड़ जंगल पूरे सूख चुके हैं, खेत भी सूख चुके हैं। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सुनहरा पक्षी कहता है कि यहाँ पर तो बरसात की बहुत आवश्यकता है, बरसात होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। तभी सुरेश की आँखों में चमक आती है। सुनहरा पक्षी से कहता है, क्या तुम बरसात करा सकते हो? तुम तो जो कहते हो वो होकर रहता है। तभी सुनहरा पक्षी कहता है, हाँ, बरसात तो होती है और बरसात होगी। दादी भी कहती है कि तुम बरसात करा सकते हो, तुम बरसात क्यों नहीं कराते? तभी आकाश भी कहता है, तुम कह दो कि बरसात हो जाए तो बरसात हो जाएगी। सुरेश, दादी, आकाश मिलकर सुनहरे पक्षी से कहते हैं कि तुम कह दो बरसात हो जाए। गांव में पानी की बहुत किल्लत है। इसी तरह से चलता रहा तो ये घर, ये गांव सूना हो जाएगा। यहाँ के लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। तभी सुनहरा पक्षी सोच में गिर जाता है, सोच में पड़ जाता है और वो पीछे देखता है कि सब उसी की तरफ कहने लग रहे हैं कि तुम कह दो कि बरसात हो जाए। तभी सुनहरा पक्षी सोचते हुए कहता है, मेरे दोस्त सुरेश, बरसात तो हो जाएगी, मगर एक चीज़ आएगी और दूसरी चीज़ चली जाएगी। ये बात सुरेश की तब समझ में नहीं आती। सुरेश कहता है, चलेगा, एक चीज़ चली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर इसका मतलब सुरेश नहीं समझता। इसका मतलब होता है, अगर बरसात आएगी तो वो सुनहरा पक्षी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। तभी सुनहरा पक्षी कहता है, ऐ ऊपर वाले, बरसात कर दे। और बरसात शुरू हो जाती है। सुरेश ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि अब बरसात शुरू हो चुकी है। सुनहरा पक्षी भी काफ़ी खुश होता है कि बरसात आ गई है, जिससे गांव में अब हरियाली आ जाएगी। और दादी भी काफ़ी खुश हो जाती है कि अब गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। आकाश भी इस खुशी का इजहार करता है और सुनहरा पक्षी भी, सब मिलकर खुश होते हैं। आकाश कहता है, मेरे दोस्त, तुमने क्या ही अपनी दोस्ती निभाई है। सुनहरा पक्षी आकाश की तरफ देखता है और देखता है कि आकाश खुशी में रो रहा है। सब ये देखकर सुनहरा पक्षी कहता है, मेरे दोस्त, मेरा आखिरी अलविदा ले लो। और तभी सुनहरा पक्षी मर जाता है। आकाश सुनहरे पक्षी को देखकर रोने लगता है कि ये क्या हो गया, मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। मेरे दोस्त के कहने का ये मतलब था, मुझे पता नहीं था कि कोई चीज़ इस ज़मीन पर आएगी तो दूसरी चीज़ इस ज़मीन से चली जाएगी। इसका ये मतलब था, मुझे पता नहीं था। दादी कहती है, बेटा, अब रो के क्या फ़ायदा। सुनहरे पक्षी
यानी तुम्हारे दोस्त ने अपना वादा निभाया। आकाश भी कहता है मेरे दोस्त मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी आकाश कहता है उस जैसा दोस्त ना मुझे पहले कभी मिला था, ना ही मिलेगा, मगर उसकी बलिदानी से आज ज़मीन पर बारिश हो रही है। मुझे उसकी दोस्ती ज़िंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिली कि दोस्ती त्याग का नाम है, दोस्ती बलिदान का नाम है। बलिदानी से ही दोस्ती दोस्तों दोस्ती त्याग का नाम है। दोस्तों, दोस्ती बलिदान का नाम है। उस सुनहरे पक्षी ने हमको संदेश दिया। अपना बलिदान देकर उसने बरसात कराई और एक के बलिदान से पूरे गांव वालों को पानी मिल गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। धन्यवाद।